नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही खास विषय लेके आए हैं, क्योंकि हम अभी देख रहे सब लोग पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक लैंडमार्क डिसीजन दे दिया। उसके ऊपर हमने भी वीडियो डाले हैं और भी एक्सपर्ट लोगों ने वीडियो डाले हैं। उसके बाद काफी सर्कुलर भी आ गए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का और एक डिसीजन आ गया, उसके बारे में भी हमने उसका एनालिसिस करके वीडियो डाले हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा किया है, हमने किया है, बाकी लोगों ने भी किया। फिर भी ऐसा लगता है हमें जो प्रश्न अभी भी आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि काफी मेंबर ये ईपीएफ एक्ट, ये स्कीम जो है, ये बेसिक उसका शायद भूल गए हैं और इसीलिए कंफ्यूज है। क्योंकि कितनी बार भी चर्चा किया तो भी वही क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं। तो आज के विषय में हम देख रहे हैं कि ईपीएफओ के पेंशन के बारे में ये कंफ्यूजन क्यों है। आज हम आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और पूरा वीडियो देखो। क्योंकि होता क्या है, ये वीडियोस के सब्जेक्ट जो है वो लीगल होते, छोटा छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन आप पूरा ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन वही होता है। तो कृपा करके पूरा वीडियो देखिए। अभी हम शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। ईपीएफओ पेंशन, व्हाई द कंफ्यूजन। आज हम आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अभी हम ईपीएफओ एक्ट थोड़े में देखते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं। ईपीएफओ एक्ट में 3 पार्ट है। एक तो बेसिक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, वो 1952 में इंट्रोड्यूस हो गया, शुरू हो गया। धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होते होते 1976 में एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आ गया, जो कर्मचारी बीमा योजना है ईपीएफओ से रिलेटेड। और 1995 में पेंशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो यह समझना चाहिए कि कोई भी मेंबर अगर पेंशन के लिए पात्र होता है तो 1995 से होता है। उसके पहले का अगर उसका सर्विस है तो वो काउंट नहीं होने वाला है। लेकिन ये तीनों पार्ट मिलके क्या करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, sickness, disability, post-retirement and many financial problems after retirement and other necessary situations। तो ये उद्देश्य है कि मेंबर को उसके डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइनेंशियल हेल्प होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेंबर्स को दिल में आ गया और कुछ पैसा निकाल लिया। उसके लिए प्रॉपर रीजन है, वो सब इसमें स्कीम में दिया है, लेकिन मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। जब ये 1952 में एक्ट आ गया, वहीं से हम अगर सैलरी का लिमिट देखेंगे कि जिसके ऊपर आपका ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन कट होता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो 300 रुपए से आपका सैलरी शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम सैलरी किसी का भी ज्यादा नहीं था और उसमें सिर्फ प्रोविडेंट फंड कट होता था, पेंशन का कोई रेफरेंस नहीं। उसके बाद 500 रुपए हो गया, 1000 रुपीज हो गया, 1600 हो गया, 76 को 85 में, 90 तक 2005 रुपीज था, 2001 तक 5000 रुपीज था, 2001 से 2014 में 6500 था। ये सैलरी का लिमिट अगर हम देखेंगे तो कम है, लेकिन
1 सितंबर 2014 को नया अमेंडमेंट आ गया और उसमें सैलरी का लिमिट 6,500 से एकदम 15,000 हो गया। तो आपका जायज है कि आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी बढ़ गया। तो उसके बाद जब कोई रिटायर होता था तो उनको मिलने वाला पेंशन बहुत कम था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी कम था 5,000 6,500 के ऊपर। इसीलिए जो रिटायर होते थे उन लोगों में कंफ्यूजन शुरू हो गया और उन्होंने कुछ लोगों ने तो आगे जाके कोर्ट में केस भी दाखिल किया। काफी केसेस कोर्ट में गए। इसीलिए कोर्ट में सब केस एक जगह करके 2021 में ये लैंडमार्क डिसीजन दे दिया कि मेंबर का पेंशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्टडी करके लैंडमार्क डिसीजन दे दिया, वो तो हमने देखा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी लोग ये भूल जाते हैं कि अपना योगदान कितना होता है ईपीएफओ में, पेंशन में कितना जाता है, ईडीएलएस जो कर्मचारी बीमा योजना है उसमें कितना जाता है। हम बेनिफिट के लिए बहुत ही चिंता करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा कितना जाता है काफी लोग भूल जाते हैं। तो आज हम कंट्रीब्यूशन भी देखने वाले हैं। तो ये 2014 में जब हो गया उसके बाद ये सब गड़बड़ शुरू हो गया, हमने देखा है। तो ये हम देखते हैं कि आपका योगदान कैसे कहाँ कितना जाता है। रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर ईपीएफ एक्ट। ईपीएफ एक्ट के अंडर हमने देखा 3 स्कीम आता है। ईपीएफ एक्ट में है जो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है और कर्मचारी बीमा योजना भी है। देखिए, अभी कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आपका ईपीएफओ वेजेस के ऊपर 12% जाता है, मालिक का भी 12% जाता है, लेकिन उसमें से 3.67% अभी के सिचुएशन में आपके फंड में जाता है और 8.33% आपके पेंशन अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर 2 नंबर पे आप देखिए कर्मचारी पेंशन योजना जो है 1995 का, उसमें आपका योगदान 0 है, नील। आप कुछ योगदान नहीं देते, लेकिन एम्प्लॉयर का जो है मालिक का योगदान 8.33 है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का तो आपका सवाल नहीं, जो भी है मालिक की तरफ से देना पड़ता है। और तीसरा जो है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें आपका योगदान 0 है, मालिक की तरफ से 0.5% योगदान जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इसमें नील है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो मेंबर का टोटल 12% जाता है और एम्प्लॉयर के अकाउंट से 13% जाता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जब भी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब आपको 12% प्लस 3.67% ये आपको पूरा मिलता है। और अगर आप पेंशन के एलिजिबल पात्र मेंबर है, सभासद है, तो आपको जो मालिक का पैसा जमा होता है उसमें से आपको मंथली पेंशन मिलता है। वो आपके सर्विस, सैलरी, ईयर्स ऑफ सर्विस, ये सब मिला के फॉर्मूले के हिसाब से मिलता है। तो टोटल 13% मालिक की तरफ से जाता है और इनकी तरफ आपकी तरफ से 12%, टोटल 25% जाता है। और ये कंट्रीब्यूशन अगले महीने के 15 तारीख के पहले ईपीएफओ अकाउंट में जमा करना पड़ता है। अगर बाय चांस किसी भी कारण ये कंट्रीब्यूशन लेट हो गया जमा करना, तो मालिक को उसका पेनल्टी लगता है, ब्याज भी भरना पड़ता है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब एनी सिचुएशन में आपका अमाउंट सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये ध्यान में रखो कि कोई भी सभासद अपने अकाउंट से पेंशन के लिए 1 रुपया भी नहीं देता है। उसमें से अगर वो पात्र होता है तो पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, या ये जो लिखा है, हाउएवर इफ मेंबर डजंट कंप्लीट
पेंशन एलिजिबिलिटी सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। अगर मेंबर पेंशन पात्र सर्विस 10 साल का अगर कंप्लीट नहीं करता है और सर्विस छोड़ देता है और दूसरी जगह कोई पेंशनेबल सर्विस नहीं लेता है, ऐसे सिचुएशन में वो पेंशन का मालिक का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो निकाल सकता है। ये कंडीशन में उसको 100% शेयर मिलता है। लेकिन एक बार पात्र हो गया, 10 साल से ज्यादा सर्विस हो गया पेंशनेबल, तो वो पेंशन का पैसा लमसम उसको नहीं मिलता है। उसको उसके रिटायरमेंट में थोड़ा करके पैसा मिलता है, जो जैसी उसकी पात्रता होती है। लेकिन जब 2014 में जो ईपीएफओ का वेजेस 15,000 हो गया, उससे क्या हो गया, उससे लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। और उस टाइम में एक अमेंडमेंट भी आया था, सर्कुलर आया था ईपीएफओ की तरफ से, अगर कोई मेंबर, ये तो लीगल फ्रेमवर्क है 15,000 के ऊपर 12% देना, अगर कोई मेंबर सीलिंग के ऊपर मतलब 15,000 के ऊपर अगर किसी का ईपीएफओ का वेजेस होता है, तो उसको उन्होंने अलाउ किया कि आप पूरा वेजेस के ऊपर आप योगदान दे दो, हायर कंट्रीब्यूशन दे दो, तब आपको हायर पेंशन भी मिलेगा। और इसके लिए एम्प्लॉयर मालिक के साथ आपको एक ज्वाइंट एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो ज्वाइंट एप्लीकेशन का डिस्कशन पेंशन के बारे में काफी जगह होता है, क्योंकि मालिक का भी कंसेंट इसके लिए लगता है, क्योंकि कुछ एडिशनल चार्जेस मालिक को भरना पड़ता है। तो ये इंक्रीज पेंशन अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन है, लेकिन ये इंक्रीज पेंशन सब सभासद को बंधनकारक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर कोई सभासद पुराना पेंशन एज इट इज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं अलग से करना पड़ेगा। लेकिन जिसका ईपीएफओ वेजेस लिमिट के ऊपर है, अभी 15,000 के ऊपर है, उनको अगर करना है तो उनके बारे में कुछ प्रोसेस है, वो हमने डिस्कस किया है। ये आप अगर वीडियो ठीक से देखते हैं तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप हायर पेंशन के लिए पात्र है कि नहीं है, आपको पेंशन कितना मिलना है। आपको ही अपना पूरा हिस्ट्री शीट सर्विस का रिव्यू करना है, देखना है कि आप कब ज्वाइन हो गए, कभी ब्रेक है क्या, कब इलिजिबल हो गए पेंशन के लिए, कभी निकाला है क्या। ये सब आप देख के आपको ही डिसीजन लेना है, और आप खुद समझ सकते हैं कि आप पात्र है कि नहीं। अगर पात्र है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने डिस्कस किया है। इसी तरह हमने अभी तक हमारे अलग अलग वीडियोस के द्वारा चैनल के माध्यम से पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में काफी चर्चा किया है। इसके पहले हमने हमारे वीडियो के माध्यम से कितना प्रकार का पेंशन मिलता है मेंबर को, उसके फैमिली को, उसके बच्चों को, यह सब भी एक्सप्लेन किया है। अगर मेंबर डिसेबल होता है, अपंग होता है, तो उसको कितना मिलता है लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद उसके फैमिली को कितना मिलता है, बच्चों को कितना मिलता है, ये सब हमने देखा है। इसी तरह हम आगे का वीडियो एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में लेके आने वाले हैं। वो तो आपके लिए वरदान है, इसको तो बून बोलते हैं, क्योंकि मेंबर को 1 रुपया नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। फिर भी मेंबर के फैमिली, जब मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है, ऐसे केस में मेंबर के फैमिली को बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। इसके बारे में हम डिटेल में लेके आएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों को शेयर करो, कमेंट करो। हम आपके सेवा में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।